जय श्री राम मित्रों, मैं मानवीन शुक्ला और आज मैं पैथोफिजियोलॉजी की सेकेंड यूनिट का सेकेंड लेक्चर और हाइपरटेंशन का सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूं और अपन इसको बहुत अच्छे से समझेंगे आज। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। देखते हैं आज अपन को क्या क्या कवर करना है। आज अपन को कवर करना है इटियोलॉजी। क्या कवर करना है आज अपन को? इटियोलॉजी कवर करना है। क्या कवर करना है? इटियोलॉजी कवर करना है, पैथोजेनेसिस कवर करना है, साइन एंड सिम्टम कवर करना है और ट्रीटमेंट्स कवर करना है। सारी चीजें शॉर्ट में कवर करना है। अपन लॉन्ग में फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी में बहुत अच्छे से समझेंगे, इसलिए शॉर्ट में आप ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। पैथोजेनेसिस को अच्छे से देख लीजिएगा इटियोलॉजी को, ताकि आपको कोई दिक्कत आगे चल के ना जाए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। Etiology of hypertension. These are the causes of hypertension. Etiology का मतलब हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि etiology का मतलब होता है कोई बीमारी का कारण, यानी कोई बीमारी क्यों होती है, क्या कारण है कि ये बीमारी आपको हो रही है। आप जानते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन का मतलब होता है आपका जो ब्लड है उसका जो फ्लो हो रहा है, तो वो क्या है? ब्लड का फ्लो, यानी ब्लड का जो फ्लो होता है तो वो क्या होता है? ब्लड वेसल्स में एक फोर्स मारता है। तो फोर्स मारने को यानी उसका प्रेशर, यानी जो ब्लड प्रेशर है क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। हाइपर मतलब बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने को अपन क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं, जो कि आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना? अपन ने बहुत अच्छे से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। दीज आर द कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। देयर आर सेवरल कॉजेज। कौन कौन से कॉजेज हैं चलिए देखते हैं। इट occurs ड्यू टू द प्रॉब्लम इन एनी सिस्टम, यदि आपके बॉडी के किसी भी सिस्टम में मेन माना जाए तो आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम, आपके एक्सक्रेटरी यानी रेनिन वाला जो सिस्टम है, आपका रीनल किडनी वाला जो सिस्टम है, जब उसमें ये प्रॉब्लम्स होती है तो आपको इस प्रकार की बीमारी देखने को मिलती है। कौन से सिस्टम है? जैसे रीनल सिस्टम हो गया, इंडोक्राइन सिस्टम यानी ग्लैंड वाला आपका जो सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके बाद न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। ये सभी कंडीशंस के कारण आपको क्या होती है? इस प्रकार की बीमारी का सामना करने को मिलता है। या इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं जो कि अपन नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। कौन कौन से रिस्क फैक्टर है तो अपन चलिए देख लेते हैं। पहला रिस्क फैक्टर है ओल्ड एज। ये जो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जे जो ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं, यानी ओल्ड एज के मेंस हो या फीमेल हो या मेल हो या फिर ह्यूमंस हो, उनको ये बीमारी बहुत ज्यादा होती है, यानी उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उम्र के साथ साथ। अगर कोई पेशेंट की ओबेसिटी बढ़ी हुई है, ओबेसिटी मतलब उसका मोटापा, अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी बॉडी में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जम गया है, बहुत ज्यादा फैट जम गया है, बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, तो चांसेस है कि उसको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। यदि वो सोडियम इंटेक लेता है, क्योंकि सोडियम लेने से आपकी बॉडी में क्या होता है? वाटर का वॉल्यूम बढ़ता है। वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, और आपका ब्लड इनडायरेक्टली आपका क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, और उसके बाद में आपका हाइपरटेंशन बढ़ेगा। आप देखिए नॉर्मल इंटीरियर डायमीटर ये है हेल्दी पर्सन का। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति को हाइपरटेंशन हो जाता है तो क्या हो जाता है? उसका डायमीटर थोड़ा सा, आपको यहाँ पे देखो फैला हुआ दिख रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? सिकुड़ जाता है। हाइपरटेंशन बढ़ने से क्या होती है? ब्लड प्रेशर नैरो हो जाती है, जिससे ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर अपन स्मोकिंग करते हैं, यानी आप देखिए तो हमारे देश में बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग का भी बैड इफेक्ट है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर पे पड़ता है, और उससे हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। अगर हम अल्कोहल यानी अगर आप शराब का इंटेक करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी अगर अल्कोहल का सेवन ज्यादा करें, स्मोकिंग ज्यादा करें, सोडियम ज्यादा लें यानी नमक का सेवन ज्यादा करें, ओबेसिटी यानी अगर मोटापा हो और उम्र ज्यादा हो तो ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मली बढ़ेगा। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज क्या करें? कम कर दें,
फिजिकल एक्सरसाइज क्या कर दें, कम कर दें, यानी जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो क्या हो जाए, आपकी कम हो जाए। आप सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हो और लेट को रात में लेट सो रहे हो, उसके साथ में सुबह न जल्दी उठने की वजह से आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, टाइम से नहा नहीं रहे हो, टाइम से बात नहीं कर रहे, वर्शिप नहीं कर रहे, एक्सरसाइज का कोई रूटीन नहीं है, कभी भी खाना खाना है, तो इससे हो सकता है कि आपके ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। इसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी आपकी ब्लड प्रेशर नैरो हो जाती हैं और उसमें हो सकता है आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है आपके ब्लड प्रेशर में जम जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर नैरो हो जाती है। प्लेक का जमा हो जाना, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस से ये सब कंडीशंस होती है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपको कोई फैमिली में किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता होगा तो हो सकता है आपका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। तो यानी ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ने के हो सकते हैं। अगर अगर आप ओल्ड एज के हो तो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में मोटापा है तो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। अगर आप सोडियम का इंटेक ज्यादा ले रहे हो तो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो ब्लड प्रेशर हो बढ़ सकता है। अल्कोहल ले रहे हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ये सारी चीजें मैंने बैक वीडियो में आपको समझा दी थी, इसलिए मैं शॉर्ट में इन चीजों को समझा रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छे से आपको हाइपरटेंशन की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन टाइप्स, ये सब चीजें मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं, तो आप लोग उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लें ताकि आपको ये वीडियो पूर्णतः समझ में आ सके। अपन देखते हैं पैथोजेनेसिस, यानी क्या कारण है, किस प्रकार से हाइपरटेंशन हमारी बॉडी में, मैकेनिज्म क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है हाइपरटेंशन होने की, कौन कौन सी पैथोजेनेसिस हो सकती है। देखो, इट इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन हमारी बॉडी में कैसे होता है, इसको अपन को समझना है। मैकेनिज्म मतलब होता है क्रिया विधि, यानी हाइपरटेंशन होने की क्रिया विधि क्या है। इट इज द मल्टी फैक्टरल एंड कॉम्प्लेक्स, ये मल्टी फैक्टरल हो सकता है, बहुत से फैक्टर इसमें डिपेंड करते हैं, और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। आपको ये चीज समझनी होगी कि हाइपरटेंशन मल्टी फैक्टरल होगा और कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है। इसके बाद इट स्टार्ट विद सेवरल कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन है, बेसो कॉन्ट्रैक्शन। अब आप कहेंगे सर बेसो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ब्लड वेसल्स का क्या हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, बहुत ज्यादा नैरो हो जाना, क्या हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना ब्लड वेसल्स का, उसके और ब्लड की विस्कोसिटी क्या हो जाना, बढ़ जाना। ये सब चीजें इसी के अंतर्गत आएंगी। और हाई ब्लड वॉल्यूम, और क्या, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाना। हाई पेरिफेरल बस्कुलर रेजिस्टेंस, आपके पेरिफेरल यानी ब्लड वेसल्स में आपके क्या हो जाना, प्लेक का जमा हो जाना। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन हो जाना, अगर सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा आपके रेनिन का सिंथेसिस होने लगेगा। बीटा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, अल्फा और बीटा रिसेप्टर, ये हम आपको आगे बताएंगे, अल्फा 1 बीटा 1 और अल्फा 2 और बीटा 2, ठीक है ना। तो ये रिसेप्टर के कारण आपको ये प्रॉब्लम्स, इस रिसेप्टर में क्या होता है, आपका रेनिन जमा होता है और उसके बाद में आपकी बॉडी में वैसो कंट्रैक्शन होता है, सोडियम का लेवल बढ़ता है, वाटर का लेवल बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर रास सिस्टम आपकी बॉडी में एक्टिवेट हो गया, यानी रेनिन, इसमें जो मैंने बताया था, रेनिन क्या होता है, रेनिन हमारी किडनी से सिक्रीट होता है। इसके बाद जो जस्टा वस्कुलर और सेल्स होती है उससे सिक्रीट होता है, जस्टाकुलर सेल से, इसे जे सेल्स भी बोलते हैं। तो इसके थ्रू हमारा रास सिस्टम आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इट इज ए रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास की फुल फॉर्म आपको पता है, रास की फुल फॉर्म होती है रेनिन एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रास क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है। आप जो फोर्थ यूनिट में पढ़ोगे, सॉरी फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ोगे, और अभी भी इसको बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है। जिसके बाद इट इज एक्टिवेट व्हेन किडनी रीनल परफ्यूजन डिक्रीज और किडनी एट लो ब्लड देन किडनी रिलीज रेनिन। किडनी क्या कर, जब हमारी बॉडी में ब्लड की कमी होती है तो किडनी क्या करती है, जब अपन को एक्स्ट्रा कोई सिग्नल मिल जाए सिंपैथिक नर्वस सिस्टम से कि भाई साहब हमारी किडनी में ब्लड का फ्लो कम है, तो किडनी क्या रिलीज करने लगती है, रेनिन का रिलीज करने लगती है, जिसको अपन डीप में आगे की स्लाइडों में देखेंगे।
देखिए, चेंज इन एस्ट्रोजन एंड्रोजन, बीएमआई बढ़ना, ठीक है ना, सिंपैथिक एक्टिवेशन होना, जिससे रेनिन का रिलीज बनता है, एंजियोटेंसिन सेकंड बढ़ता है, इससे क्या होता है आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, रीनल वैसोकंट्रक्शन, और रीनल वैसोकंट्रक्शन हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। एंडोथेलियन का बढ़ जाना और एनओ का क्या हो जाना, घट जाना, रेनिन का क्या हो जाना, बढ़ जाना, एंजियोटेंसिन सेकंड का बढ़ जाना, याद रखना ये किसके लिए दिया गया है, बढ़ने के लिए, ये दिया गया है घटने के लिए। जेनेटिक एनवायरनमेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस, उससे वैसो कंट्रक्शन होता है, वैसो कंट्रक्शन से क्या होता है आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, और सस्टेंस हाइपरटेंशन आपका यानी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। नर्वस जेनेटिक वेरिएबल हैव बीन लिंक्ड टू हाइपरटेंशन एंड दीज इन कॉम्बिनेशन विद एनवायरमेंटल रिस्क कॉज न्यूरोह्यूमरल डिस्फंक्शन, सीएनएस, रास, ETC। इसके बाद डिसफंक्शन ऑफ CNS, रास, एड्यूशन एंड न्यूट्रल हार्मोन्स, इन्फ्लामेशन, इससे क्या होता है, रिनल में सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन हो जाता है, जिससे आपके किडनी में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे भी तुरंत सस्टेन आपका हाइपरटेंशन इंक्रीज हो जाता है। यानी समझना है, या तो वैसो कॉन्ट्रैक्शन हो जाए या फिर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाए, तो इससे क्या होगा, आप ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका हाइपरटेंशन होगा, वैसो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर आपका हाइपरटेंशन होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हाइपरटेंशन से क्या होता है, हाई वस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ता है, ब्रेन में O2 की सप्लाई, हाइपोक्सिया, ब्रेन में क्या वस्कुलर रेजिस्टेंस हुआ तो ब्रेन में O2 की सप्लाई घट जाती है, जिससे क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन वेनस वास्कुलेटर, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है, हाइपोक्सिया कम, मतलब आपका क्या हो जाता है, हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ये कंडीशन में क्या होता है, हाइपोक्सिया बोलते हैं इसको, यानी इससे आपका इनडायरेक्टली क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। वैसोडाइलेशन और वैसो कॉन्ट्रैक्शन आपको पता ही है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन ये वैसो कॉन्ट्रैक्ट है, ये वैसो डायलेट है, ये आपको दिख रही है यहाँ पे वैसो कॉन्ट्रैक्ट है, देखो ये क्या है, वैसो कॉन्ट्रैक्ट है, और ये क्या है, वैसो डायलेट है, यहाँ पे भी देख सकते हो वैसो डायलेशन है ये, और ये क्या है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन है, ये क्या है, वैसो डायलेशन, और ये क्या है, नॉर्मल है, ये वैसो डायलेशन है, डायलेट मतलब चौड़ी हो गई, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब सकड़ी हो गई। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो ये नॉर्मल हो गई, इसमें दूर दूर है, और इसमें बिल्कुल पास पास है, कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, ठीक है ना। पेरिफेरल रेजिस्टेंस में क्या होता है, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा एनकाउंटर रेजिस्टेंस व्हेन दे कांटेक्ट विद ब्लड वेसल्स, इफ रेजिस्टेंस बढ़ता है देन मोर प्रेशर इज नीडेड टू कीप द ब्लड मूविंग, अगर आपके ब्लड में कोई प्रकार का प्लेग वगैरह जमा हो जाता है तो उससे पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस में क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा एक थक्का टाइप का बना हुआ है, देखो कैसे, जैसे ये है, अब इसमें यहाँ पे ये जमा हो गया, ऐसा जमा हो गया, यहाँ पर ये ऐसे जमा हो गया, मतलब हमने कुछ ज्यादा ही जमा दिया, अपन देख लें यहाँ पे ऐसा, यहाँ से ऐसा, तो अब मान लो ब्लड को निकलने के लिए क्या चाहेगा, बहुत तेजी से प्रेशर चाहिए होगा, ब्लड को निकलने के लिए क्या चाहिए होगा, बहुत तेजी से प्रेशर चाहिए होगा, और उस प्रेशर, जब प्रेशर की, क्योंकि ब्लड मूव करने का थ्री मेन सोर्स ऑफ पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ब्लड वेसल्स का डायमीटर, ब्लड की विस्कोसिटी, और टोटल वेसल्स की लेंथ, फोर्स क्या होता है इसमें, डेल पी अपॉन आर, रेजिस्टेंस 1/r³, रेजिस्टेंस इन वेसल्स 2, याद रख लेना, वेसल्स फर्स्ट की रेजिस्टेंस देख लो, वेसल 2 की अगर आपकी क्या है, प्लेग जमा हो जाएगा तो बहुत तेजी से फोर्स लगेगा ब्लड को बाहर निकालने के लिए। ब्लड वेसल्स की डायमीटर, कौन कौन से सोर्स है, ब्लड की विस्कोसिटी, टोटल वेसल्स की लेंथ, ये सब चीजें इसमें डिपेंड करती हैं। पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिपोजिशन ऑफ प्लेग, पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, डिपोजिशन ऑफ प्लेग, यानी प्लेग का क्या हो जाना, जमा हो जाना, और ये सारी कंडीशन इनडायरेक्टली क्या करेंगी, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे, या तो आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो जाए
या फिर आपका वैसो कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, वैसो डायलेशन नहीं, ये दोनों वैसो कॉन्ट्रैक्शन और पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये दोनों चीजें क्या करेंगी, आपका इनडायरेक्टली आपके ब्लड प्रेशर को क्या कर देंगी, बढ़ा देंगी। कौन कौन सी, वस्कुलर रेजिस्टेंस, डिपोजिशन ऑफ प्लेग, प्लेग आप जान ही गए हो कि ब्लड वेसल्स के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना क्या कहलाता है, आपका पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस करता है, जिससे क्या होता है, आपको बहुत तेजी से फोर्स लगता है ब्लड को बाहर निकालने के लिए। आगे समझ में बात, चलिए चलते हैं आगे। अब आपका जो रास सिस्टम, इसमें क्या होता है, आपकी किडनी से, किडनी की जे सेल से क्या होता है, रेनिन का सिक्रीशन होता है, और रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन को एक्टिव कर देता है। और एंजियोटेंसिन किसकी, एसीई, ध्यान रखना एसीई। तो एक तो आ गया, आप अपन यहाँ पे ड्रग दे सकते हैं अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो रेनिन इनिबिटर दे देंगे, यहाँ पे एक ड्रग दे सकते हैं। दूसरा एंजियोटेंसिन फर्स्ट से क्या बनता है, एंजियोटेंसिन सेकंड किसकी उपस्थिति में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसे बोलते एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग। आपको पता है एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम आपके बायोकैटालिस्ट होते हैं, जो आपकी बॉडी में क्या करते हैं, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, यानी किसी भी रिएक्शन में एक प्रकार का उत्प्रेरक का काम करते हैं। इनकी उपस्थिति में ही कोई क्रिया संपन्न होती है, यानी हिंदी में समझें तो इनकी उपस्थिति में ही कोई क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। अब यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, एंजियोटेंसिन जो फर्स्ट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है, किसकी उपस्थिति में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो अब अब आप क्यों यहाँ पे ड्रग दे सकते हो, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर दे करके आप इस प्रोसेस को रोक सकते हो। फिर इसके बाद क्या होता है, एल्डिस्टेरोन, एडीएच, थ्रस्ट वाटर इनटेक, वैसो कंट्रैक्शन, इससे क्या होता है, बढ़ने से वैसो कंट्रैक्शन होता है और आपका वाटर इनटेक बढ़ता है और आपका एल्डिस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, सोडियम वाटर का रिटेंशन होने लगता है, कहां पर, किडनी में, और बोरोरेफ्लेक्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और उनको पता नहीं चल पाता कि हमारी किडनी में ब्लड की जरूरत है कि नहीं, और उसे लगता है किडनी को, ब्रेन को, कि किडनी में ब्लड की जरूरत है, इसलिए किडनी रास सिस्टम को एक्टिव कर देती है, जिससे हमारे किडनी के अंदर सोडियम और वाटर का लेवल बढ़ जाता है। जब सोडियम और वाटर का लेवल बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उससे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो क्या करता है, आपके सिस्टमिक वेसो कॉन्ट्रैक्शन को भी करता है, यानी आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसको भी नैरो कर देता है, उसको भी सिकुड़ा देता है, ठीक है ना। उसके बाद में ये आपका हो सकता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस में भी कहीं ना कहीं भूमिका अदा करेगा। लेकिन ये तीन चीजें आपको बहुत ध्यान रखना है जो ब्लड प्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट, सोडियम वाटर लिटरेचर, इससे कहीं ना कहीं आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। कौन कौन से साइन और सिम्टम होते हैं, सबसे पहला साइन क्या होता है, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो आपको धुंधला दिखेगा, यानी आपको ब्लर दिखेगा, आपका जो विजन है वो क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। आपके सीने में बहुत भयंकर दर्द होता है कभी कभी जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपके सर में भी दर्द हो सकता है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको कंफ्यूजिंग होगा, आप कोई चीज का डिसीजन नहीं ले पाओगे, घबराहट होगी आपको, फटीग, आपको थकावट का एहसास भी होगा, यानी ऐसा लगेगा कि हमें बहुत थके थक अगर आपका बीपी बढ़ा होगा, देखिए ये मैडम को डिजीनेस है, इरेगुलर हार्ट बीट, इसकी हार्ट बीट क्या इरेगुलर बढ़ रही, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ता है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा, यानी जब आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड कॉन्ट्रैक्शन होगा, मैंने आप कल भी बताया था, नौसिया होगा, आपको घबराहट होगी, आपको हो सकता है उल्टी हो जाए, वोमिटिंग हो जाए, आपको थकावट हो सकती है, और इसके बाद में फेंटिंग हो सकती है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, सारी चीजें आपको हो सकती है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट का फेल, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो हो सकता है आपका हार्ट फेल हो जाए, अगर लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर रहता है, आपका विजन लॉस हो जाएगा, आपको ब्रेन का स्ट्रोक भी आ सकता है, किडनी की डिसीज, क्योंकि किडनी में अनरेगुलर रूप से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, आपके वाटर और सोडियम का रिटेंशन इसमें बढ़ जाएगा, और आपका सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो जाएगा, यानी आपकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सही से कार्य
नहीं करेंगे। विजन लॉस, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, ठीक है ना, विजन लॉस है, हार्ट फेलियर है, किडनी फेलियर है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन और हार्ट अटैक। सेक्सुअल डिस्फंक्शन मतलब आपके सेक्सुअल ऑर्गन का बहुत अच्छे से काम नहीं करना, आप ब्रेन में स्ट्रोक हो जाना, झटका लगना, ट्यूमा हो जाना, किडनी का फेल हो जाना, हार्ट का फेल हो जाना, ये सारी चीजें आपको ब्लड प्रेशर से होती है। देखो ब्लड प्रेशर में आप ये चीज समझ लेना कि ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी चीज भी है और बहुत हानिकारक भी है। जैसे अगर आपके सामने कोई शेर आ गया, सपोज करो आपको लगाना है दौड़, तो आपको स्केलेटल मसल्स में चाहिए ब्लड का फ्लो, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक क्या कर देगी, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगी। उस समय पे क्या है, उस समय पे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर ब्लड प्रेशर ना बढ़ेगी तो आपके स्केलेटल मसल्स में ब्लड का फ्लो नहीं बढ़ पाएगा, और ब्लड का फ्लो नहीं बढ़ेगा तो फिर आप दौड़ नहीं पाओगे, उस चीज आपको खा जाएगा और हो सकता है घबराहट के कारण आप मर जाओ। तो वो समय जब कोई ऐसी कंडीशंस में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो दिस इज द बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी। ये कुछ शॉर्ट समय के लिए होता है, लेकिन जब ये क्रॉनिक चला जाता है, ये कंडीशन बार बार आती है, हमको कोई भी भयभीत वाली चीज नहीं है, हम कहीं भी दौड़ नहीं रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा विजन लॉस हो रहा है, हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, हमारी किडनी में सोडियम वाटर का रिटेंशन हो रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा। इस सभी कंडीशंस के कारण हमको ब्लड प्रेशर फिर हमें बहुत हानिकारक हो जाता है। हो सकता है हमारा हार्ट फेल हो जाए, हमारी किडनी फेल हो जाए, हमें ब्रेन स्ट्रोक आ जाए, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, विजन लॉस हो जाए। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। ट्रीटमेंट देखो, ट्रीटमेंट तो पहला तो लाइफ स्टाइल चेंज कर दो। नॉर्मल अगर ट्रीटमेंट देखें, लाइफ स्टाइल चेंज कर लो, कैन हेल्प लोअर हाई ब्लड प्रेशर। इसके बाद में जैसे आपका वेट लॉस करो, बीएमआई आपकी 18.5 से 24.9 तक होनी चाहिए। बीएमआई अपनी बॉडी मास इंडेक्स अपना कम करना है। डाइटरी अप्रोच स्टॉप हाइपरटेंशन। इसके बाद में सोडियम का जो ग्राम पर डायलेट मतलब जीडीएल है, वो क्या 2.4 से कम लेना है। 30 मिनट कम से कम मतलब एक्सरसाइज करना है। एल्कोहल अपन को लेना ही नहीं है, ठीक है ना, एल्कोहल नहीं लेना है, याद रख लो। तो ये सारी चीजें अपन को ब्लड प्रेशर बढ़ाने में रोकेंगी। हेल्थी डेट, लॉस वेट, बीइंग फिजिकल एक्टिव। आप स्मोकिंग छोड़ दो, तम्बाकू खाना छोड़ दो, एल्कोहल लेना छोड़ दो, स्ट्रेस मत लो। ये सारी चीजें से क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर, आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल रहेगा। मेडिकल मेडिसिन मैंने आपको पहले बताया था कि चूंकि रेनिन सिस्टम में आपने देखा था किडनी से रेनिन रिलीज हो रहा था, यानी अगर हम रेनिन के लेवल को कम कर दें तो कहीं ना कहीं हम ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। मेडिकामेंट्स में एसी इनहिबिटर जैसे आपके प्रेल, जिसके लास्ट में प्रेल होता है, समझ लीजिएगा वो क्या है, जितने भी प्रेल हैं वो सब क्या एसीई इनहिबिटर है। मैंने आपको बताया था एसी मतलब क्या, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, एक प्रकार के बायोकैटालिस्ट होते हैं, जो रिएक्शन में यानी क्रिया में क्रिया के रेट को या तो बढ़ा देते हैं, या रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। एंजियोटेंसिन सेकेंड, फर्स्ट से क्या बन रहा है, सेकेंड बन रहा है, और सेकेंड से वैसो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और आपका सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो रहा है किडनी में। तो उसको बढ़ाने से रोकने के लिए हम अगर एसीई के इनहिबिटर को रोक दें, तो हमारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट से सेकंड ना बनेगा, और इसके कारण आपका क्या हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से कम हो जाएगा। डायरोटिक्स जैसे फ्रोसामाइड, थाइजाइड से सब ले लें तो आपका हो जाए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, आपको पता है डिपोलराइजेशन किसके कारण होता है, कैल्शियम के कारण होता है। डिपोलराइजेशन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फिर आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ता है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है यानी ब्लड वॉल्यूम है और वैसो कॉन्ट्रैक्शन। तो इसलिए अगर अपन कैल्शियम चैनल को सेल्स के अंदर आने, जैसे सेल्स के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल और सोडियम का लेवल ये बढ़ता है, तो हमारी बॉडी में डिपोलराइजेशन होता है, जिसमें जो वोल्टेज है 20 मेगावाट तक जाता है, और 20 मेगावाट तक जैसे ही जाएगा तो डिपोलराइजेशन होगा। याद रखना, हाइपर पोलराइजेशन में मेगावाट कितने तक जाता है, -90 मेगावाट। हाइपर पोलराइजेशन 90 मेगावाट से नीचे तक चला जाएगा, -90 से 110 मेगावाट, माइनस का 110, -90 से 70 मेगावाट तक आपका क्या हो जाएगा,
आपका हो जाएगा ये फेस में आपका पोलराइजेशन वाली स्टेट की ओर आप बढ़ोगे, ठीक है ना। इसके बाद 70 से 55 में आप थ्रीशोल्ड, फिर 55 से फिर ऊपर आप डीपोलराइजेशन की ओर। जब सोडियम अंदर जाएगा, कैल्शियम अंदर जाएगा, पोटेशियम बाहर निकलेगा, तो आप समझ लेना कि आपकी बॉडी में डीपोलराइजेशन होने वाला है, और डीपोलराइजेशन होगा जिससे आपकी बॉडी में सारी चीजें बढ़ने वाली हैं, यानी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है। वैसोडाइलेटर, क्योंकि आपको पता है वैसो कंट्रैक्टर का उल्टा क्या होता है, वैसोडाइलेटर होता है। तो वैसोडाइलेटर का बेस्ट एग्जांपल है आपका सोडियम नाइट्रोप्यूरोसाइड और मिनॉक्सिडिल। याद रख लेना, ये दोनों दवा इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट का समझ में आ जाएगा। और ये ट्रीटमेंट आपके जो मेडिकामेंट वाले हैं, जो फार्माकोलॉजी 4th सेमेस्टर में हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। ये तो अभी ओनली डेमो है, एक प्रकार के बोले तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। क्योंकि ये कैप्रोपिल, एनारपिल, ये सब क्या है, एसी इनहिबिटर, डायरेटिक्स, कैल्शियम ब्लोकर, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना, वेट कम करना, लो सॉल्ट वाली डाइट लेना, स्मोकिंग कम, तम्बाकू, एल्कोहल, सबके इससे के कारण आप क्या कर सकते हो, ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हो। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। और आप कैल्शियम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में कौन कौन से होते हैं आपको पता है? एमेलोडिपाइन होता है और नेफिडिपाइन होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन कौन से हैं? एमेलोडिपाइन है और नेफिलोडिपाइन है। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।